जय हिंद दोस्तों, ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, जिसे शॉर्ट में SIR कहा जा रहा है। हमारे पास पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, चुनाव विशेषज्ञ योगेंद्र यादव और पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के बीच हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत का ब्यौरा है। मुद्दा है पूरे देश में मतदाता सूचियों को नए सिरे से बनाने की एक बड़ी कवायद। सरकार और चुनाव आयोग का कहना है कि इसका मकसद है घुसपैठियों को हटाना और लिस्ट को साफ करना। अब देखिए, सुनने में तो ये बहुत अच्छा कदम लगता है ना। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि वोटर लिस्ट एकदम साफ सुथरी हो। लेकिन क्या ये वाकई में इतना सीधा है? आज हम इसी प्रक्रिया की गहरी पड़ताल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई एक सफाई अभियान है या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि अचानक से पूरे देश की मतदाता सूची को इस तरह से खंगालने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे सोर्स बताते हैं कि 2003 में सब कुछ डिजिटाइज हो चुका था और हर साल लिस्ट अपडेट भी होती है। तो फिर ये असाधारण कदम क्यों? क्या इसका कोई खास ट्रिगर था? हमारे स्रोतों के मुताबिक ये प्रक्रिया भारतीय लोकतंत्र के 75 साल के इतिहास में पहली बार हो रही है, जहां लिस्ट में पहले से मौजूद हर एक वोटर से दोबारा उसके नागरिकता के सबूत के तौर पर कागजात मांगे जा रहे हैं। पहले की जो व्यवस्था थी वो बहुत मजबूत और स्पष्ट थी। नए वोटर जोड़ने के लिए फॉर्म 6, किसी का नाम हटाने के लिए, जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो तो फॉर्म 7, और किसी जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8। ये प्रक्रिया हर साल चलती थी। मतलब एक सिस्टम पहले से ही काम कर रहा था। बिल्कुल, और वो भी बहुत कारगर तरीके से। पूर्व CC SY कुरैशी बताते हैं कि जमीनी स्तर पर पड़ोसी और गांव वाले ही सबसे बड़े पहरेदार होते थे। अगर कोई बाहरी असंदिग्ध व्यक्ति आकर बसता तो मोहल्ले के लोग ही चुनाव अधिकारी को वो सूचित कर देते थे। अब सोचिए, बिहार चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्री का एक बयान आता है जिसमें वो घुसपैठियों को हटाने की बात करते हैं और इसके तुरंत बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हमारे विशेषज्ञ इसी कनेक्शन पर सवाल उठाते हैं। क्या बिहार में अनुमानित 100 से 150 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए 8 करोड़ लोगों को इस मुश्किल प्रक्रिया से गुजारना तर्कसंगत है? यह तो सच में सोचने वाली बात है। अनुपात का कोई मेल नहीं बैठ रहा। और यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। जब आप इतने बड़े पैमाने पर कोई काम करते हैं तो उसकी तैयारी और समय सीमा बहुत मायने रखती है। हमारे सोर्स इस प्रक्रिया के लागू होने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाते हैं। जिस काम के लिए 2003 की गाइडलाइंस में महीनों का समय तय था, उसे अब कुछ ही दिनों में पूरा करने का दबाव बनाया जा रहा है। यह इस प्रक्रिया का सबसे चिंताजनक पहलू है। योगेंद्र यादव ने जमीनी हकीकत का जो ब्यौरा दिया है वो चौंकाने वाला है। 2003 के नियमों के अनुसार इस काम की तैयारी के लिए 74 दिन मिलने चाहिए थे, लेकिन दिए गए सिर्फ 5 दिन। घर घर जाकर सर्वे करने का काम, जिसके लिए 60 दिन तय थे, उसे 3 दिन में निपटाने का आदेश दिया गया। ये मतलब व्यवहारिक रूप से असंभव है। एक मिनट, 74 दिन का काम 5 दिन में? ये तो सिर्फ मुश्किल नहीं, ये तो जानबूझकर प्रक्रिया को बिगाड़ने जैसा लगता है। इसका जमीन पर काम करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs पर क्या असर पड़ा होगा? बहुत भयानक असर पड़ा। BLO जो अक्सर स्कूल के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्थानीय कर्मचारी होते हैं, उन पर भारी मानसिक और शारीरिक दबाव बनाया गया। हमारे सोर्स बताते हैं कि इस दबाव के कारण कुछ जगहों से आत्महत्याओं और थकावट से मौत की खबरें भी सामने आई हैं। योगेंद्र यादव बताते हैं कि BLOs को समय पर फॉर्म तक नहीं मिलते थे। उन्हें एक दिन में सैकड़ों फॉर्म्स की PDF बनाकर एक ऐसे पोर्टल पर अपलोड करने का टारगेट दिया जाता था जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी न के बराबर होती है। कोई ठोस उदाहरण है हमारे पास इसका, कोई घटना? हाँ, पटना के एक फौजी का वीडियो काफी वायरल हुआ था। वो जब अपने घर छुट्टी पर आया तो उसे पता चला कि BLO ने डेडलाइन के दबाव में आकर उसके और उसकी मां के दस्तखत खुद ही करके फॉर्म अपलोड कर दिया था। जब फौजी ने इस जालसाजी पर सवाल उठाया तो BLO ने बेबसी से कहा, मुझसे गलती हो गई, ऊपर से बहुत दबाव था। यह एक अकेली घटना नहीं है, यह उस हकीकत का प्रतीक है जो पूरे राज्य में घट रही थी। यह प्रशासनिक लापरवाही नहीं, यह एक असंभव लक्ष्य का सीधा नतीजा था। बिहार को इस पूरी प्रक्रिया का एक टेस्ट केस या पायलट प्रोजेक्ट माना जा रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कवायद, इतना दबाव, इतनी परेशानियों के बाद हासिल क्या हुआ? क्या मतदाता सूची साफ हुई? क्या घुसपैठिए हटाए गए? चलिए इस टेस्ट केस का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं।
रिपोर्ट कार्ड के आंकड़े बहुत ही निराशाजनक और चौंकाने वाले हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला मकसद था घुसपैठियों को हटाना। पूरी प्रक्रिया के बाद बिहार में मुश्किल से 300-400 विदेशी नागरिक मिले और दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ज्यादातर नेपाली हिंदू औरतें थीं जिन्होंने भारतीय पुरुषों से शादी की थी, न कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा था। तो मकसद नंबर 1 तो पूरी तरह से विफल रहा। ठीक है, तो घुसपैठिए तो नहीं मिले। दूसरा मकसद था लिस्ट को साफ करना, यानी डुप्लीकेट नाम हटाना, गलतियां सुधारना। इसमें क्या हुआ? यहाँ परिणाम और भी हैरान करने वाला है। सूची साफ होने के बजाय पुरानी गलतियां वैसी की वैसी बनी रहीं। सुप्रीम कोर्ट में जो सबूत पेश किए गए वो बताते हैं कि बिहार की लिस्ट में 59 लाख डुप्लीकेट नाम थे। 75,000 एंट्री ऐसी थी जहां नाम की जगह खाली थी, और यहाँ तक कि बिहार की लिस्ट में कन्नड़ और तमिल भाषा में नाम लिखे हुए थे। इस पूरे एसआईआर के बाद इनमें से एक भी गलती ठीक नहीं की गई। चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट नाम हटाने का अपना सॉफ्टवेयर है, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। एक मिनट, मतलब जिस सफाई के नाम पर ये सब किया गया वो सफाई तो हुई नहीं, तो फिर असल में असर क्या हुआ? अगर कुछ साफ नहीं हुआ तो कुछ तो बदला होगा। बिल्कुल, और जो बदला वही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। असर ये हुआ कि मतदाताओं की संख्या जो स्वाभाविक रूप से बढ़नी चाहिए थी वो घट गई। बिहार में ईपी रेशियो यानी इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो, अच्छा, इसका मतलब कुल आबादी के मुकाबले वोटरों का अनुपात वो 97% से घटकर 90% पर आ गया है। इसका सीधा मतलब है कि लाखों योग्य नागरिक लिस्ट से बाहर हो गए हैं। और क्या इन आंकड़ों में कोई पैटर्न दिखाई देता है? हाँ, और पैटर्न बहुत स्पष्ट है। पहला, लिंगानुपात 916 से घटकर 894 हो गया है, यानी हर 1000 पुरुषों पर अब कम महिलाएं वोटर लिस्ट में हैं। इसका मतलब पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम ज्यादा कटे। दूसरा और सबसे चिंताजनक आंकड़ा ये है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए उनमें 25% मुसलमान थे, जबकि बिहार की आबादी में उनका हिस्सा करीब 18% है। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन है, और ये सभी आंकड़े कोर्ट में पेश किए गए सबूतों का हिस्सा हैं। तो ये तो सिर्फ एक प्रशासनिक गड़बड़ी नहीं लगती? जब परिणाम इतने एक तरफा हों तो सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है? हमारे सोर्स में योगेंद्र यादव इसे देश काल पात्र के एक सिद्धांत से समझाते हैं। ये सुनने में किसी राजनीतिक शतरंज की बिसात जैसा लगता है। क्या है ये सिद्धांत? यह एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है जो इस पूरी कवायद को एक बड़ी राजनीतिक रणनीति के हिस्से के तौर पर देखता है। इसके अनुसार 2024 के चुनाव नतीजों के बाद एक पार्टी को ये महसूस हुआ कि उसकी जीत के रास्ते में 3 बड़ी समस्याएं हैं और उनका स्थायी समाधान खोजना जरूरी है। ये 3 समस्याएं हैं देश, काल और पात्र। चलिए एक एक करके समझते हैं। देश यानी स्थान से क्या मतलब है? देश का मतलब है भारत के वो भौगोलिक इलाके या राज्य जहां पार्टी को लगातार कम समर्थन मिलता है, जैसे दक्षिण भारत के कुछ राज्य। इसका समाधान है डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। डीलिमिटेशन का मतलब है चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना। जनसंख्या के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस राज्य से संसद में कितनी सीटें होंगी। इस प्रक्रिया के जरिए उन राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है जहां जनसंख्या बढ़ी है और जहां पार्टी मजबूत है, और उन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है जहां जनसंख्या नियंत्रण में रही है और जहां पार्टी कमजोर है। तो ये देश की समस्या का समाधान है। ठीक है, ये समझ आया। अब दूसरी समस्या, काल यानी समय। इसका क्या मतलब है? काल का मतलब है कि हर 6 महीने में कहीं न कहीं चुनाव आ जाता है, जिससे सरकार और पार्टी को लगातार चुनावी मोड में रहना पड़ता है। इसका समाधान है एक देश एक चुनाव, यानी लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा दिए जाएं। इससे हर 5 साल में बस एक बार चुनाव मैनेज करना पड़ेगा, बार बार के झंझट खत्म। और अब सबसे महत्वपूर्ण तीसरी समस्या, पात्र। पात्र यानी लोग। ये थोड़ा चिंताजनक लगता है। इससे उनका क्या मतलब था? पात्र का मतलब है वो लोग, वो मतदाता जो पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करते। योगेंद्र यादव के विश्लेषण के अनुसार उनका इलाज है एसआईआर जैसी प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के माध्यम से उन समुदायों या वर्गों के लोगों को जिनके पार्टी के खिलाफ वोट करने की संभावना ज्यादा है, उन्हें मुश्किल नियमों और असंभव समय सीमा में फंसाकर मतदाता सूची से ही बाहर कर दिया जाए।
यह एक तरह से लोकतंत्र और चुनाव का दिखावा बनाए रखते हुए अपनी जीत सुनिश्चित करने का तरीका है। रेस तो होगी, लेकिन एक धावक को समतल मैदान पर दौड़ाया जाएगा और दूसरे को कांटों भरी पहाड़ी पर। ये तो बहुत गंभीर बात है, और इन सब में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक समय था जब टी.एन. शेषन जैसे चुनाव आयुक्तों की वजह से आयोग की निष्पक्षता की मिसाल दी जाती थी। पूर्व सीईसी कुरैशी ने भी बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सत्ताधारी पार्टी के कानून मंत्री तक पर कार्रवाई की थी। आज की स्थिति काफी अलग लगती है। बिल्कुल अलग। और यहाँ कई बड़े कानूनी और संवैधानिक सवाल भी खड़े होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल नागरिकता तय करने के अधिकार का है। क्या एक बीएलओ ये तय कर सकता है कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं? कानूनन ये अधिकार उसे है ही नहीं। नागरिकता तय करने का काम केंद्र सरकार का है, चुनाव आयोग का नहीं। लेकिन जमीन पर बीएलओ से यही करवाया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। और असम का मामला तो इस पूरी कहानी में एक और अजीब मोड़ ले आता है। हाँ, ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस असम में नागरिकता का मुद्दा सबसे बड़ा है, जहां सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी की जांच हुई, वहीं एसआईआर की प्रक्रिया में किसी से कोई कागज नहीं मांगा जा रहा है। एक मिनट, ये तो बिल्कुल उल्टा है। मतलब जहां असल में घुसपैठियों की पहचान हुई, जहां ये सबसे बड़ा मुद्दा है, वहां ये नियम लागू ही नहीं हो रहा। ये तो बहुत अजीब बात है। इसके पीछे क्या तर्क दिया जा रहा है? तर्क से ज्यादा यहाँ राजनीति दिखती है। हमारे सोर्स बताते हैं कि असम के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि एनआरसी में जो 19 लाख लोग विदेशी पाए गए, उनमें से 12 लाख गैर मुस्लिम हैं। अगर उनके नाम मतदाता सूची से काटे जाते हैं तो इससे सत्ताधारी दल को ही राजनीतिक नुकसान होगा। तो जहां असल में बीमारी है, वहां दवाई नहीं दी जा रही और बाकी पूरे देश को कड़वी दवाई पिलाई जा रही है। एक और अजीब बात है वोटर आईडी कार्ड को लेकर। चुनाव आयोग ने अपनी ही जारी की हुई वोटर आईडी को इस प्रक्रिया में सबूत के तौर पे अमान्य कर दिया, लेकिन वोटिंग के दिन वही पुराना कार्ड इस्तेमाल हुआ। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मतलब आपका कार्ड आपको वोटर लिस्ट में रखने के लिए काफी नहीं है, पर वोट डालने के लिए काफी है। यह तर्कहीनता यहीं खत्म नहीं होती। चुनाव आयोग ने कोर्ट में जो तर्क दिया वो और भी दिलचस्प है। उन्होंने कहा कि क्योंकि 100% एपिक कार्ड यानी वोटर आईडी जारी हो चुके हैं, अगर उसे ही सबूत मान लिया गया तो फिर इस एसआईआर एक्सरसाइज का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। ये अपने आप में एक राजनीतिक तर्क है, कानूनी नहीं। और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग जिस 2003 के गाइडलाइन का हवाला देकर ये सब कर रहा है, उसे अपनी ही वेबसाइट से छुपा रहा है। जब कार्यकर्ताओं ने उसे ढूंढकर सार्वजनिक किया तो पता चला कि मौजूदा प्रक्रिया उन गाइडलाइंस के बिल्कुल खिलाफ है। उन गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि एनुमरेटर यानी सर्वे करने वाले को नागरिकता की जांच नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर ये एसआईआर प्रक्रिया हर तरफ से सवालों के घेरे में है। इसका मकसद, इसका तरीका और इसके नतीजे तीनों ही भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सेहत के लिए गहरी चिंता पैदा करते हैं। ये केवल मतदाता सूची को साफ करने का एक प्रशासनिक मामला नहीं लगता, बल्कि ये लाखों नागरिकों के सबसे कीमती अधिकार, मताधिकार से जुड़ा एक गहरा और गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल। इस चर्चा को पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के एक बहुत सटीक उदाहरण से समाप्त करना ठीक रहेगा। वो कहते हैं कि एक किसान अपने खेत से खरपतवार यानी वीड्स निकालता है, लेकिन खरपतवार निकालने के लिए वो पूरी फसल को नष्ट नहीं करता। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ खरपतवार निकालने के नाम पर पूरी फसल को ही उजाड़ा जा रहा है। एक लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा चिंता का विषय और क्या हो सकता है कि चुनाव से पहले ही, खेल शुरू होने से पहले ही लाखों असली नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने का खतरा पैदा कर दिया जाए। तो खरपतवार निकालने के नाम पर फसल को ही उजाड़ने का खतरा, हमारे स्रोतों के मुताबिक ये एसआईआर प्रक्रिया का सबसे बड़ा सवाल है। सोचने वाली बात यह है कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों का भरोसा ही दांव पर लग जाए तो चुनाव जीतने का मतलब ही क्या रह जाता है। इस सवाल पर आप भी सोचिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।